साइंस की दुनिया के दो बड़े नाम सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को लेकर अपने अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं और ये दोनों एक्सप्लेनेशंस ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन आज इस वक्त भी ये दोनों मॉडल्स ही वर्क कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ग्रेविटी है क्या और ये कहाँ से आती है। इस तरह के और दूसरे सवालात का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम न्यूटन के मॉडल ऑफ ग्रेविटी को समझते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल लॉ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ग्रेविटी एक फोर्स है जो दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करती है। लेकिन उसने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे ट्रांसमिट होती है, और साथ में स्पेस और टाइम दोनों को कांस्टेंट यानी कि एब्सोल्यूट तस्वर किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि मैस और एनर्जी वो स्पेस टाइम में कर्व पैदा करती हैं, और बेसिकली ये जो ग्रेविटी होती है इसी कर्व की वजह से पैदा होती है। जितना ज़्यादा मैस या एनर्जी होगा स्पेस टाइम में, उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा होगा। और स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये रिलेटिव है। एक इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से हम ये चीज़ बखूबी समझ चुके हैं कि मैस और एनर्जी बेसिकली एक ही चीज़ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा किसी बॉडी के पास मैस होगा स्पेस टाइम में उतना ही कर्व पैदा होगा, और इसी कर्व को फॉलो करते हुए जो ग्रेविटी है वो उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, स्पेस टाइम में जितनी कर्वेचर पैदा होती है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करती है। अगर कोई चीज़ इसमें दाखिल होगी तो उस कर्वेचर के बैंड होने की वजह से वो भी एक बैंड हुआ पाथ फॉलो करेगी, लेकिन उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यही एक बड़ा डिफरेंस है वो न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ और आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कि कोई ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि एक कर्वेचर की वजह से जो कोई चीज़ इसके में दाखिल होती है वो भी एक कर्व्ड पाथ ही फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो कुछ बेंड हो जाती है। अगर आपने नोट किया होगा तो दोनों मॉडल्स के जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशंस वो डिफरेंट हैं। न्यूटन के केस में उन्होंने स्पेस और टाइम को कांस्टेंट माना है, जबकि आइंस्टाइन ने इसको रिलेटिव माना है। जबकि न्यूटन ग्रेविटी को एक फोर्स करार देते हैं, जबकि आइंस्टाइन इसको फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम में जो कर्वेचर पैदा होता है वो पाथ की वजह से इसको देखते हैं। लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ही है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही हम एट द एंड ये कह सकते हैं कि चीज़ें बेंड होती हैं। अगर कोई स्पेस टाइम में कोई चीज़ फ्लोट कर रही है जिसका ज़्यादा मैस है तो जाहिर सी बात है वो स्पेस और टाइम में ज़्यादा कर्वेचर पैदा करेगी, और अगर उसी पाथ को फॉलो करते हुए कोई चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड में दाखिल होती है तो वो उतनी ही ज़्यादा बेंड होगी। लेकिन असल डिफरेंस वो यहाँ पे पैदा होता है कि अगर आप इमेजिन करें कि एक कमरे में है और वो कमरा स्पेस में फ्लोट कर रहा है 9.8 पर मीटर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, और इसी एक्सेलरेशन की वजह से जो आपको ग्रेविटी महसूस होगी वो एज सच सिमिलर ही होगी जैसा कि अर्थ पर महसूस होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतने मैस रखने वाली अर्थ की ग्रेविटी वो हम स्पेस में बगैर मैस के वो कैसे महसूस कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो ग्रेविटी हम अर्थ पे वो फील करते हैं वो अपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहलाती है, जिसे हम फेक ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी कि वो ग्रेविटी हम महसूस तो करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट एज सच नहीं होता जैसे हमें वो महसूस होता है। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक कायनात में पाई जाने वाली हर बॉडी वो दूसरी को वो अट्रैक्ट करती है, जो कि इनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डिस्टेंस के वो स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम का पाथ फॉलो करती है। अगर तो स्पेस टाइम का पाथ है वो स्ट्रेट है तो ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं सही तरीके से करेगी, लेकिन वो कर्व है तो उसको कर्व्ड पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि लाइट है वो भी स्पेस टाइम का पाथ ही फॉलो करती है, और अगर पाथ कर्व्ड होगा तो लाइट भी कर्व्ड पाथ ही फॉलो करेगी, जिसकी वजह से हम इजीली ये भी कहते हैं कि ग्रेविटी ने बेसिकली लाइट को बेंड कर दिया। हालांकि ग्रेविटी लाइट को बेंड नहीं करती, वो सिर्फ एक पाथ ही होता है जिसको उसने फॉलो करना होता है और कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअल ग्रेविटी है क्या। द एक्चुअल ग्रेविटी, जिसे हम ट्रू ग्रेविटी भी कहते हैं, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जितना बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस होगा ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फेक ग्रेविटी, जिसे न्यूटन ने भी प्रेडिक्ट किया था। अगर शॉर्ट डिस्टेंस होगा
तो वो अपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो एक्ट करेगी, जिसे हम एक फोर्स की तरह ही समझते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ में वो रिएक्ट करती है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ट्रू ग्रेविटी है वो अफेक्ट करेगी इसको। अगर हम दोनों मॉडल्स की बात करें तो आइंस्टाइन का मॉडल ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा अथेंटिक है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूटन का लॉ भी गलत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली कुछ फील्ड्स की बात कर लें, चाहे वो अर्थ पे पाई जाने वाली कुछ हो या सैटेलाइट्स के कुछ मिशन हो, ये तमाम मिशन में वो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ही अमल करता है। जबकि अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो वहाँ पे आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो वर्क करती है। लेकिन इन टर्म में एक्सेलरेशन को समझना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में कुछ अबहाम पैदा होते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ग्रेविटी को समझा कि बेसिकली ग्रेविटी है क्या, और आइंस्टाइन का मॉडल ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन का मॉडल ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क क्या है, और ये दोनों ही आज के टाइम में एप्लीकेबल क्यों हैं।